माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस शांत और गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आर्यन अक्सर अपनी खिड़की के पास बैठकर उस खाली सफेद स्क्रीन को घूरता रहता था, जो किसी सफेद रेगिस्तान की तरह लगती थी, जहां कोई निशान तक नहीं था। उसे लगता था कि एक सच्चा कलाकार वही है जो कुछ ऐसा बनाए जो दुनिया में पहले कभी न देखा गया हो, एकदम ओरिजिनल, एकदम नया। लेकिन यही सोच उसके लिए एक बोझ बन गई थी। जब भी वो कुछ लिखने या डिजाइन करने की कोशिश करता, उसे लगता कि ये तो किसी और की तरह दिख रहा है या इसमें कुछ नया नहीं है। वो एक ऐसी चीज की तलाश में था जो जमीन फाड़कर निकले, जिसका कोई अतीत न हो। 26 साल की उम्र में वो रचनात्मकता के उस मोड़ पर खड़ा था जहां उसे लगने लगा था कि उसके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वो इस ओरिजिनलिटी के चक्कर में इतना उलझ गया था कि उसने काम करना ही बंद कर दिया था। उसे लगता था कि अगर वो कुछ भी ऐसा बनाता है जो पहले से मौजूद किसी चीज से मिलता जुलता है, तो वो एक धोखाधड़ी है। एक दोपहर जब उमस भरी हवा चल रही थी, आर्यन अपने बड़े भाई कबीर दा के घर पहुंचा। कबीर दा का कमरा किसी कबाड़ खाने और म्यूजियम के बीच की चीज लगता था। वहां दीवारों पर पुराने अखबारों के टुकड़े चिपके थे, मेज पर सूखी हुई चाय के निशानों वाले कागज पड़े थे और एक कोने में किताबों का ऐसा ढेर था जैसे कोई सीढ़ी बनाई गई हो। कबीर दा खुद एक पुरानी डायरी में कुछ काट-पीट कर रहे थे। आर्यन को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी गलती ये सोचना है कि कोई भी चीज शून्य से पैदा होती है। उन्होंने अपनी डायरी आर्यन की तरफ खिसका दी, जिसमें एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन के ज्यादातर शब्दों को काली स्याही से मिटा दिया गया था और सिर्फ 3-4 शब्द बचे थे जो एक अजीब सी कविता बना रहे थे। आर्यन ने उसे देखा और कबीर दा से पूछा कि क्या ये दूसरों के काम के साथ छेड़छाड़ नहीं है। कबीर दा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि असल में हम सब एक कलाकार के रूप में केसिंग द जॉइंट कर रहे होते हैं। हम दुनिया को एक जासूस की तरह देखते हैं, हमेशा इस तलाश में कि हमें क्या चीज अपनी तरफ खींच रही है, क्या चीज चुराने लायक है। आर्यन को चोरी शब्द सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कबीर दा उसे गहराई से समझा रहे थे कि महान कलाकार, वैज्ञानिक और यहां तक कि सफल कारोबारी भी जानते हैं कि कोई भी चीज कहीं से अचानक नहीं आती। हर नया विचार पुराने विचारों का एक मैशअप या रीमिक्स होता है। कबीर दा का कहना था कि जब हम खुद को इस बोझ से आजाद कर देते हैं कि हमें पूरी तरह ओरिजिनल होना है, तब हम असल में काम करना शुरू कर पाते हैं। उन्होंने आर्यन को समझाया कि उसका काम कुछ नया पैदा करना नहीं, बल्कि अच्छे विचारों को इकट्ठा करना है। जितने ज्यादा अच्छे विचार उसके पास होंगे, उतनी ही ज्यादा चीजों से वह प्रभावित हो सकेगा। कबीर दा ने आर्यन को उन महान दिमागों की याद दिलाई, चार्ल्स डार्विन, पाब्लो पिकासो, वर्जीनिया वुल्फ, लियोनार्डो दा विंची। इन सब में एक बात कॉमन थी, ये सब अपनी नोटबुक्स में विचार जमा करते थे। ये नोटबुक्स उनके लिए कच्चे माल की तरह थी। आर्यन ने कबीर दा की बातों को सुनते हुए कमरे के चारों ओर देखा। उसे लगा कि कबीर दा यहां सिर्फ रह नहीं रहे थे, बल्कि वो हर चीज को एक नजरिए से देख रहे थे। कबीर दा ने उसे एक छोटा सा नुस्खा बताया जो सुनने में बहुत आसान था, लेकिन गहरा था। उन्होंने कहा कि आर्यन को ये डायरी हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, चाहे वो बस में हो या लंच ब्रेक पर। उसे हर दिन कम से कम 15 मिनट इसमें कुछ न कुछ दर्ज करना चाहिए। अगर उसे कोई एक्सरसाइज पसंद ना आए तो उसे काट कर अपना खुद का कोई काम करना चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया को जारी रखना जरूरी है। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी परेशानी ये नहीं थी कि उसके पास आइडियाज नहीं थे, बल्कि ये थी कि वो आइडियाज के आने का इंतजार कर रहा था, जबकि कबीर दा उन्हें चुराने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जैसे कि फिलिप पुलमैन ने कहा था कि विचार तो सबको आते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी ताक में रहते हैं। कबीर दा ने आर्यन को एक मेज पर रखी हुई टेबल दिखाई, जिसमें अच्छी चोरी और बुरी चोरी के बीच का अंतर बताया गया था। अच्छी चोरी वह है जहां आप किसी का सम्मान करते हैं, उसे गहराई से समझते हैं
कई लोगों से प्रेरणा लेते हैं और उसे कुछ नया बना देते हैं। बुरी चोरी वह है जहां आप बस ऊपरी तौर पर किसी चीज को देखते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं, या सिर्फ एक ही इंसान से सब कुछ लेकर उसे अपना नाम दे देते हैं, जिसे प्लेजियरिज्म या चोरी कहा जाता है। आर्यन को पहली बार समझ आया कि वो अब तक क्यों रुका हुआ था। वो चोरी करने से डर रहा था, जबकि उसे ये सीखना था कि सम्मानपूर्वक चोरी कैसे की जाती है। कबीर दा ने टी.एस. एलियट की बात दोहराई कि कच्चे कवि नकल करते हैं, लेकिन परिपक्व कवि उसे अपना बना लेते हैं और उसे कुछ बेहतर या कम से कम कुछ अलग बना देते हैं। उस शाम जब आर्यन घर वापस लौट रहा था, उसकी जेब में एक खाली छोटी नोटबुक थी। उसने मेट्रो में अपने सामने बैठे एक बुजुर्ग को गौर से देखा, जो बड़े ध्यान से एक पुरानी चिट्ठी पढ़ रहे थे। आर्यन के मन में आया कि ये बुजुर्ग क्या पढ़ रहे होंगे। क्या वह किसी पुराने दोस्त की चिट्ठी है या किसी बिछड़े हुए प्यार की? उसने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और वो दृश्य और अपनी कल्पना के कुछ शब्द लिख लिए। उसे महसूस हुआ कि अब वो दुनिया को सिर्फ देख नहीं रहा था, बल्कि वो उसे केस कर रहा था। जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, उसका वो सफेद रेगिस्तान जैसा डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसे लगने लगा कि उसे कुछ भी नया ईजाद करने की जरूरत नहीं है, बस जो बिखरा हुआ है उसे समेटना है। रात को घर पहुंचकर उसने अपनी मेज पर पड़ी उन चीजों को देखा जिन्हें वो पहले कचरा समझता था। एक पुरानी बिजली की रसीद, एक मूवी की टिकट और एक दोस्त का दिया हुआ नैपकिन जिस पर कुछ स्क्रिबल्स थे। उसने महसूस किया कि उसका जीवन ही वो कच्चा माल है जिससे वो काम कर सकता है। कबीर दा ने उसे विदा करते हुए एक और बात कही थी कि जब वो इन पन्नों को भर लेगा तो वो इस लायक हो जाएगा कि दुनिया को अपना कुछ नया दे सके और फिर दुनिया उससे चुरा सके। आर्यन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने अपनी नोटबुक के पहले पन्ने पर लिखा, 10 चीजें जो मैं सीखना चाहता हूं। उसने दा विंची की तरह सोचना, मछली पकड़ना और यहां तक कि सही तरीके से झूठ बोलना भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया। उसे लगने लगा कि रचनात्मकता कोई जादू नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है जो हर दिन करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ब्रश करते हैं या नहाते हैं। कबीर दा की वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी कि क्रिएटिव हिस्सा इंतजार करते करते थक जाता है, इसलिए उसके साथ रोज कागज पर एक मुलाकात तय करनी पड़ती है। आर्यन ने अब अपनी मुलाकात का वक्त तय कर लिया था। उसने तय किया कि वो रोज कम से कम एक एक्सरसाइज करेगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसकी डायरी के पन्ने भर न जाए। उसे अब ओरिजिनल होने की कोई जल्दी नहीं थी। वो बस एक क्रिएटिव क्लेप्टोमैनियाक बनने के सफर पर निकल पड़ा था। अगली सुबह जब आर्यन की आंख खुली तो धूप की एक पतली सी लकीर उसकी मेज पर रखी उस नई नोटबुक पर पड़ रही थी। उसे याद आया कि कबीर दा ने कहा था कि रचनात्मक होने के लिए आपको अपने काम के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ती है। हमारी क्रिएटिव साइड अक्सर इंतजार करते करते थक जाती है, इसलिए उसे एक समय देना जरूरी है। आर्यन ने तय किया कि वो अब विचारों के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि उन्हें अपने पास आने का रास्ता देगा। उसने अपनी अलमारी से एक पुराना जंक बॉक्स निकाला। उसमें पिछले कुछ महीनों की रसीदें, कुछ पुराने मूवी टिकट्स और सूखे हुए फूल पड़े थे। उसने एक रसीद उठाई जिस पर किसी कॉफी शॉप का धुंधला सा नाम लिखा था और उसे अपनी डायरी के एक पन्ने पर चिपका दिया। फिर उसने आंखें बंद की और उस दिन को याद करने की कोशिश की। कॉफी की खुशबू, बाहर होती बारिश और वो अजीब सा एहसास जो उसे उस वक्त हुआ था। उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक रसीद नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा था जिसे उसने चुरा लिया था। दोपहर में वो शहर की एक पुरानी स्टेशनरी की दुकान पर गया। कबीर दा ने उसे एक नया पेन खरीदने की सलाह दी थी। दुकान के अंदर की खुशबू किसी पुरानी लाइब्रेरी जैसी थी। आर्यन ने एक गहरा नीला फाउंटेन पेन चुना। उसने कागज के एक टुकड़े पर उसे चलाकर देखा, जैसे वो अपनी आवाज को परख रहा हो।
उस पेन की पकड़ उसे एक तरह का आत्मविश्वास दे रही थी। घर लौटते समय उसने रास्ते में एक न्यूज़पेपर खरीदा। बस में बैठकर उसने कबीर दा की वह न्यूज़पेपर ब्लैकआउट वाली बात याद की। उसने एक हेडलाइन चुनी और धीरे धीरे शब्दों को काटना शुरू किया। देखते ही देखते एक उबाऊ सी खबर एक गहरी और दार्शनिक बात में बदल गई। समय एक पानी की तरह है जो हाथ से फिसल जाता है। ये अनुभव जादुई था। उसे लगा कि उसे कुछ भी नया लिखने की जरूरत नहीं है। दुनिया में पहले से ही इतना कुछ मौजूद है, बस उसे तराशने की जरूरत है। घर पहुंचकर आर्यन ने अपनी खिड़की के बाहर देखा। एक खाली दीवार पर किसी पुराने पेड़ की परछाई पड़ रही थी। उसने एक कागज लिया और उस परछाई को ट्रेस करना शुरू किया। वो रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी लय थी। उसे पिकासो की वो बात याद आई कि कला एक चोरी है। उसे समझ आया कि असली कलाकार वो नहीं है जो आसमान से तारे तोड़कर लाए, बल्कि वो है जो जमीन पर पड़ी धूल में भी चमक देख ले। उसने अपनी डायरी का वह पन्ना खोला जहां उसे अपनी क्रिएटिव फैमिली ट्री बनानी थी। उसने सबसे ऊपर उन लोगों के नाम लिखे जिनसे वो सबसे ज्यादा प्रभावित था। एक फिल्म डायरेक्टर, एक पुराना लेखक और यहां तक कि उसकी अपनी मां, जो रसोई में मसालों के साथ कमाल करती थी। उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है, वो एक लंबी परंपरा का हिस्सा है। उसके पूर्वजों ने उसे ये विरासत दी थी कि वो उनकी चीजों को ले और उन्हें अपनी तरह से आगे बढ़ाए। शाम को वो थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। उसे लगा कि वो ये सब क्यों कर रहा है? क्या वाकई इसका कोई मतलब है? उसने अपनी डायरी का वो पन्ना पलटा जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जब आप खोया हुआ या अकेला महसूस करें तो इस पन्ने की ओर मुड़े। वहां उसने उन 10 चीजों की लिस्ट बनाना शुरू किया जो उसके जीवन में बहुत अच्छी चल रही थी। धीरे धीरे उसका मूड बदलने लगा। उसने महसूस किया कि रचनात्मकता सिर्फ बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को संभालने के बारे में भी है। उसने एक पुरानी कैसेट निकाली और एक मिक्सटेप तैयार करने का सोचा, उन गानों की जो उसे उस इंसान की याद दिलाते थे जिसे वो कभी नहीं मिला था। संगीत की उन धुनों ने उसके कमरे के सन्नाटे को भर दिया। रात के सन्नाटे में आर्यन ने एक 30 डे चैलेंज शुरू करने का फैसला किया। उसने अपनी डायरी में एक ग्रिड बनाया और तय किया कि वो अगले 30 दिनों तक रोज कुछ न कुछ चोरी करेगा और उसे अपनी तरह से पेश करेगा। आई विल नॉट ब्रेक द चेन, उसने खुद से वादा किया। उसे पता था कि रास्ता लंबा है और कई बार उसे डार्क नाइट ऑफ द सोल का सामना करना पड़ेगा, जहां उसे अपना ही काम बेकार लगेगा। लेकिन उसे कबीर दा की वो बात याद थी कि काम को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि हर बार आप कुछ न कुछ नया सीखते हैं। उसने अपनी नोटबुक बंद की और उसे तकिए के नीचे रख लिया। उसे अब उस सफेद स्क्रीन से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसके पास दुनिया भर का खजाना था जो बस उसके इस्तेमाल का इंतजार कर रहा था। आर्यन को लगा जैसे उसके अंदर एक शांत स्थिरता उतर आई है, एक ऐसी चुप्पी जो आने वाले कल के शोर के लिए तैयार थी। उस दिन शहर की भीड़ भाड़ वाली एक छोटी सी चाय की दुकान पर आर्यन चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में वही नीली डायरी थी, लेकिन इस बार वो कुछ लिख नहीं रहा था, बल्कि सिर्फ सुन रहा था। कबीर दा ने उससे कहा था कि एक कलाकार को हमेशा केसिंग द जॉइंट करते रहना चाहिए, यानी अपने आसपास की दुनिया को एक जासूस की नजरों से देखना चाहिए। आर्यन ने गौर किया कि बगल की मेज पर 2 लोग बड़ी गर्मागर्म बहस कर रहे थे। उसने कबीर दा की वो बात याद की जिसमें उन्होंने कहा था कि दूसरों की बातों को चुपके से सुनना या ईव्सड्रॉपिंग करना असल में विचारों को इकट्ठा करने का एक बेहतरीन तरीका है। आर्यन ने उन अजनबियों की बातचीत के कुछ टुकड़े अपनी डायरी में दर्ज किए। वे टुकड़े अलग अलग लग रहे थे, लेकिन जब उसने उन्हें एक साथ पन्ने पर उतारा तो उसे उनमें एक अजीब सा तालमेल महसूस हुआ। उसे समझ आया कि कैसे महान कलाकार शून्य से कुछ नहीं बनाते, वे बस बिखरी हुई चीजों को उठाकर उन्हें एक नया रीमिक्स
या मैशअप दे देते हैं। वही बैठे बैठे आर्यन की नजर दीवार पर लगे एक पुराने पोस्टर पर पड़ी, जो किसी ऐसी भाषा में था जिसे वो बिल्कुल नहीं समझता था। उसे अपनी डायरी का वह अभ्यास याद आया जिसमें बिना किसी मदद के किसी अनजान भाषा के पैराग्राफ का अनुवाद करने की कोशिश करनी थी। उसने पोस्टर के उन टेढ़े मेढ़े अक्षरों को देखा और अपनी कल्पना से उनका मतलब निकालने लगा। उसे लगा कि वो पोस्टर शायद किसी खोए हुए नाविक की कहानी कह रहा है या शायद किसी पुराने मसाले की खुशबू के बारे में है। वो अनुवाद शायद तकनीकी रूप से गलत था, लेकिन रचनात्मक रूप से उसने आर्यन के अंदर एक नई कहानी को जन्म दे दिया था। उसे महसूस हुआ कि भाषा सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि वह एक कच्चा माल है जिसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने अपने कमरे के कोने में रखे कचरे के डिब्बे या वेस्ट बास्केट को एक अलग नजरिए से देखा। उसे कबीर दा की वो चुनौती याद आई कि अपने कचरे में पड़ी चीजों से एक कॉलाज बनाओ। उसने वहां से एक फटा हुआ लिफाफा, बिजली का पुराना बिल और एक चॉकलेट का रैपर निकाला। जब उसने उन बेमतलब की चीजों को एक साथ कागज पर चिपकाया तो उसे एक पैटर्न दिखने लगा। उसे एहसास हुआ कि हम अक्सर उन चीजों को फेंक देते हैं जो असल में प्रेरणा का जरिया बन सकती थी। उसने सोचा कि क्या वह अपने जीवन में भी ऐसी ही होर्डिंग कर रहा है, ऐसी चीजें जिन्हें वो दूसरों के साथ बांट सकता है लेकिन डर की वजह से दबाकर बैठा है। रात के सन्नाटे में आर्यन ने अपना पुराना रेडियो निकाला। कबीर दा ने उसे एक अजीब सा अभ्यास बताया था। रेडियो चलाओ और हर 10 सेकंड में स्टेशन बदलो और जो भी सुनाई दे उसे तुरंत कागज पर उतार लो। आर्यन ने ऐसा ही किया। कभी कोई न्यूज एंकर चिल्ला रहा था, कभी कोई पुराना दर्द भरा गाना बज रहा था और कभी किसी विज्ञापन की आवाज आ रही थी। उन टूटे हुए वाक्यों को जब उसने अपनी डायरी में लिखा तो एक अजीब सी ब्लैकआउट कविता तैयार हो गई। उसे लगा जैसे दुनिया का हर शोर एक लय में बंधा हुआ है, बस हमें उस लय को पकड़ने की आदत डालनी होगी। कबीर दा अक्सर कहते थे कि विचार तो हर समय हमारे चारों ओर होते हैं, बस हमें उनके लिए अपनी नजरों को लुकआउट पर रखना होता है। अगले कुछ दिन आर्यन के लिए थोड़े कठिन थे। उसे लगने लगा कि वह जो कुछ भी बना रहा है वो बेकार है। उसे लगा कि वो अपनी इस यात्रा में कहीं खो गया है। उसने अपनी डायरी का वो पन्ना खोला जहां डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में लिखा था। वहां एक चार्ट बना था जो दिखा रहा था कि हर प्रोजेक्ट की शुरुआत में हमें लगता है कि ये सबसे अच्छा विचार है, लेकिन फिर अचानक सब कुछ कठिन लगने लगता है और हम खुद पर शक करने लगते हैं। आर्यन को समझ आया कि ये दिस सक्स वाला दौर हर रचनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। कबीर दा ने उसे समझाया था कि इस मोड़ पर काम रोकना नहीं है, बल्कि उसे पूरा करना जरूरी है, क्योंकि काम को खत्म करने के बाद ही हम अगली बार के लिए कुछ नया सीख पाते हैं। एक शाम आर्यन और कबीर दा मेज पर बैठे थे। मेज पर न्यूज़पेपर की कतरनें बिखरी थी। कबीर दा ने आर्यन से उसकी गिल्टी प्लेजर्स या उन चीजों की लिस्ट बनाने को कहा जिन्हें वो पसंद तो करता है लेकिन दूसरों को बताने में हिचकिचाता है। आर्यन ने लिखा, पुराने बच्चों वाले कार्टून देखना, पुरानी रसीदों को इकट्ठा करना और कभी कभी सड़क पर चलते हुए खुद से बातें करना। कबीर दा ने मुस्कुराते हुए डेव ग्रोहल की वो बात दोहराई कि मैं गिल्टी प्लेजर्स में विश्वास नहीं करता। अगर आपको कुछ पसंद है तो बस उसे पसंद कीजिए। आर्यन को लगा जैसे उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसे समझ आया कि एक कलाकार होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ गंभीर या ऊंचे दर्जे की चीजें ही पसंद आनी चाहिए। आपकी सादगी और आपकी छोटी छोटी अजीब आदतें ही आपकी रचनात्मकता का असली आधार होती है। कबीर दा ने उसे एक और दिलचस्प बात सिखाई। उन्होंने कहा कि हर कहानी का एक आकार होता है। उन्होंने कर्ट वोनगुड के तरीके से आर्यन को समझाया कि कैसे बॉय मीट्स गर्ल या सिंडरल जैसी कहानियों का एक ग्राफ होता है जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे।
उन्होंने आर्यन से कहा कि वो अपनी पसंदीदा कहानियों को एक ग्राफ पर उतारे और देखे कि उनके उतार चढ़ाव कहाँ है। आर्यन ने महसूस किया कि उसका अपना जीवन भी उसी ग्राफ की तरह है, कभी खुशियों की चोटी पर तो कभी मुश्किलों की खाई में। उसने अपनी डायरी में अपने पिछले प्रोजेक्ट्स को भी इसी तरह ग्राफ पर उतारना शुरू किया। उसे ये जानकर तसल्ली हुई कि अगर अभी उसका ग्राफ नीचे है तो नियम के मुताबिक उसे ऊपर जाना ही है। उस रात आर्यन ने सोने से पहले अपनी डायरी में 10 ऐसी चीजों की लिस्ट बनाई जो उसे डराती थी। अंधेरा, अकेलेपन का डर और सबसे बड़ा डर कि वो कभी एक अच्छा कलाकार नहीं बन पाएगा। फिर उसने कबीर दा के बताए अनुसार एक तलवार से उन डरों को काटने की कल्पना की और अपनी डायरी में उन पर बड़े बड़े क्रॉस बना दिए, जैसे किसी ड्रैगन का शिकार किया हो। उस छोटे से काम ने उसे एक अजीब सा सुकून दिया। उसे एहसास हुआ कि डर सिर्फ हमारे मन की एक परछाई है जिसे हम अपनी हिम्मत की स्याही से मिटा सकते हैं। उसने डायरी बंद की और महसूस किया कि अब वो सिर्फ एक चोर नहीं रह गया था, बल्कि वो अपनी चुराई हुई चीजों से अपनी एक नई दुनिया बुनना सीख रहा था। उसे अब पन्नों के खाली होने का इंतजार नहीं था, बल्कि वो हर पन्ने को अपने अनुभवों के कच्चे माल से भरने के लिए बेताब था। अगले कुछ हफ्तों में आर्यन ने महसूस किया कि उसकी दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी वो पहले उसे देखता था। कबीर दा ने उसे सिखाया था कि एक कलाकार की सबसे बड़ी शक्ति उसकी नजर होती है और उस नजर को पैना करने के लिए उसे अपनी दिनचर्या को बारीकी से देखना होगा। आर्यन ने एक दोपहर अपनी डायरी में अपने टिपिकल वीक यानी अपने पूरे हफ्ते का एक नक्शा बनाया। जब उसने उन लकीरों को खींचना शुरू किया तो उसे एक अजीब सी सच्चाई का एहसास हुआ। उसका हफ्ता किसी भूल भुलैया जैसा लग रहा था। वही ऑफिस का रास्ता, वही कॉफी शॉप, वही शाम की थकान। उसने खुद से पूछा कि क्या यह नक्शा छोटा है या उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा। उसे एहसास हुआ कि वो एक मशीन की तरह जी रहा था, जहां रचनात्मकता के लिए कोई खाली कोना ही नहीं बचा था। कबीर दा अक्सर कहते थे कि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपका समय कहाँ जा रहा है, तब तक आप उसे चुरा नहीं पाएंगे। उसने अपनी डायरी में एक पन्ना बनाया जिस पर एक तरफ लिखा था What excites you और दूसरी तरफ What drains you। आर्यन ने ईमानदारी से लिखना शुरू किया। उसे पता चला कि देर रात तक बेमतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना उसे अंदर से खाली कर देता है, जबकि सुबह की वो 10 मिनट की खामोशी उसे ऊर्जा से भर देती है। उसने तय किया कि वो उन चीजों को ज्यादा करेगा जो उसे खुशी देती है और उन चीजों को कम करेगा जो उसकी ऊर्जा सोख लेती है। ये कोई बहुत बड़ा अनुशासन नहीं था, बस एक छोटा सा चुनाव था जो उसने हर दिन के लिए किया। उसे महसूस हुआ कि नो कहना भी एक कला है, खासकर उन चीजों को जो आपकी रचनात्मकता के दुश्मन है। एक सुबह जब वो अपनी चाय पी रहा था, उसने मेज पर रखे इस्तेमाल किए हुए टी बैग को देखा। पहले वो इसे कचरा समझकर फेंक देता, लेकिन आज उसने कबीर दा की बात मानी और उस गीले टी बैग को अपनी डायरी के एक सादे पन्ने पर रख दिया। जब उसने उसे हटाया तो वहां एक भूरे रंग का धब्बा बन गया था। आर्यन उसे गौर से देखने लगा। उस धब्बे में उसे एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखने लगा जिसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी। उसने पेन उठाया और उस धब्बे के चारों ओर कुछ लकीरें खींच दी। उसे एहसास हुआ कि कैसे एक बेकार सी चीज भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है अगर हम उसे देखने का नजरिया बदल ले। कबीर दा का कहना था कि दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से कचरा नहीं होता, बस उसे सही कलाकार के हाथों का इंतजार होता है। उसी दोपहर उसने अपने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई और उन 10 चीजों की लिस्ट बनाई जो बस यूं ही पड़ी हुई थी और जिनका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था। एक पुराना गिटार जिसके तार टूट चुके थे, एक धूल से भरी हुई दूरबीन और कॉलेज के दिनों की कुछ पुरानी किताबें। उसने सोचा कि ये चीजें सिर्फ जगह नहीं घेर रही थी, बल्कि ये उसके अतीत के वो अधूरे सपने थे जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे।
उसने तय किया कि वह या तो इनका इस्तेमाल करेगा या इन्हें किसी ऐसे को दे देगा जो इनकी कद्र कर सके। कबीरदा ने उसे सिखाया था कि रचनात्मकता के लिए जगह बनाना जरूरी है, चाहे वो जगह आपके दिमाग में हो या आपके कमरे में। शाम को आर्यन ने एक और दिलचस्प प्रयोग किया। उसने अपने कंप्यूटर पर सर्च बॉक्स खोला और बिना कुछ सोचे समझे कुछ शब्द टाइप करने लगा और फिर रुककर उन ऑटो सजेशंस को देखने लगा जो गूगल उसे दे रहा था। उसने लिखा हाउ टू और नीचे सुझाव आए, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू ड्रॉ अ मैप, हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। उसे लगा जैसे वो पूरी दुनिया की सामूहिक चेतना को पढ़ रहा है। उसने उन सुझावों को अपनी डायरी में दर्ज किया और उनमें से कुछ को जोड़कर एक अजीब सी कहानी बुनने लगा। उसे समझ आया कि तकनीक सिर्फ हमारा समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, बल्कि वो हमें वो विचार भी दे सकती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। धीरे धीरे आर्यन ने अपनी शिकायतों और समस्याओं, कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस पर भी गौर करना शुरू किया। उसे अक्सर अपनी नौकरी, अपने शहर के शोर और अपनी तन्हाई से शिकायत रहती थी। कबीरदा ने उसे टोका और पूछा, क्या तुम इनके बारे में कुछ कर सकते हो? आर्यन ने गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि शिकायत करना बहुत आसान है, लेकिन उस शिकायत को एक रचनात्मक चुनौती में बदलना ही असली कला है। उसने अपनी नौकरी की बोरियत को अपनी कहानियों का हिस्सा बना लिया और शहर के शोर को एक संगीत की तरह सुनने की कोशिश करने लगा। उसे एहसास हुआ कि जब हम अपनी समस्याओं को अपना रॉ मटेरियल बना लेते हैं तो वे हमें परेशान करना बंद कर देती है। कबीरदा ने आर्यन को एक और जरूरी सलाह दी, अपने सपनों को लिखना शुरू करो। आर्यन ने अपने बिस्तर के पास अपनी डायरी खुली रखनी शुरू की ताकि जागते ही वो अपने धुंधले सपनों को कागज पर उतार सके। शुरुआत में उसे कुछ याद नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे उसे वो अजीब नजारे, वो अनकही बातें और वो डरावनी परछाइयां याद रहने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक और दुनिया है जो सिर्फ रात में जागती है। वह दुनिया तर्कों, लॉजिक से परे थी, लेकिन उसमें रचनात्मकता का असीमित भंडार था। कबीरदा ने उसे समझाया कि सपने हमारे अवचेतन मन की वो चोरियां है जो वो दिन भर के अनुभवों से करता है। आर्यन ने अब महसूस किया कि उसकी डायरी सिर्फ एक नोटबुक नहीं रह गई थी, बल्कि वो उसका एक हिस्सा बन चुकी थी। वो उसे हर जगह अपने साथ ले जाता था, मेट्रो में, पार्क में, यहां तक कि डॉक्टर के वेटिंग रूम में भी। उसे अब खाली समय से डर नहीं लगता था, क्योंकि हर खाली पल एक मौका था कुछ नया चुराने का। उसने देखा कि कैसे छोटी छोटी जीत, रीसेंट विक्ट्रीज और छोटी छोटी हार, रीसेंट लॉसेस उसकी इस यात्रा को आकार दे रही थी। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका काम ओरिजिनल है या नहीं। उसे बस इस बात की खुशी थी कि वो काम कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि एक कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी प्रसिद्धि नहीं, बल्कि उसकी वह प्रक्रिया है जो उसे हर दिन एक बेहतर इंसान बनाती है। कबीरदा की वो खामोश मुस्कान उसे याद दिलाती थी कि वो सही रास्ते पर है। आर्यन को अब इंतजार था उस दिन का जब उसकी ये डायरी पूरी भर जाएगी और वह दुनिया को अपना कुछ चुराने लायक काम दे पाएगा। धीरे धीरे आर्यन के कमरे का हुलिया बदलने लगा था। अब वो कमरा सिर्फ सोने या तैयार होने की जगह नहीं रह गया था, बल्कि वो एक प्रयोगशाला जैसा महसूस होने लगा था। कबीरदा ने उसे एक दिन बहुत ही पते की बात कही थी कि अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको अपने काम करने के तरीके को 2 हिस्सों में बांटना होगा, एनालॉग और डिजिटल। आर्यन को पहले ये बात थोड़ी अजीब लगी थी, लेकिन जब उसने इसे आजमाया तो उसे एक नई आजादी का एहसास हुआ। उसने अपने कमरे में 2 मेजें लगा दी थी, एक डिजिटल डेस्क जिस पर उसका लैपटॉप, चार्जर और ढेरों तारे बिखरी रहती थी। यहां वह अपना फाइनल काम करता था, ईमेल्स भेजता था और दुनिया से जुड़ता था। लेकिन जो दूसरी मेज थी, जिसे वह एनालॉग डेस्क कहता था, वहां किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज की मनाही थी।
वहां सिर्फ कागज, कैंची, गोंद, रंगीन पेंसिल और ढेर सारे पुराने अखबार थे। उस एनालॉग मेज पर बैठकर आर्यन को ऐसा लगता जैसे वो वापस बचपन में पहुंच गया हो। वहां कोई स्क्रीन नहीं थी जो उसे बताती कि उसे क्या करना है, या कोई नोटिफिकेशन नहीं था जो उसका ध्यान भटकाए। कबीरदा का मानना था कि हमारा शरीर भी हमारी रचनात्मकता का एक हिस्सा है। जब हम सिर्फ कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हैं तो हमारा शरीर सुस्त पड़ जाता है, लेकिन जब हम कागज फाड़ते हैं, गोंद से हाथ गंदे करते हैं या बड़े बड़े चार्ट्स पर लकीरें खींचते हैं तो हमारे दिमाग के वो हिस्से जाग जाते हैं जो अब तक सो रहे थे। आर्यन अब घंटों उस मेज पर गुजारता, पुरानी तस्वीरों को काटकर नए कोलाज बनाता और अपनी डायरी के पन्नों पर हाथ से नक्शे उकेरता। उसे समझ आया कि असली जादू तब होता है जब आप अपने हाथों का इस्तेमाल कुछ फिजिकल बनाने के लिए करते हैं। एक दोपहर आर्यन अपनी डिजिटल डेस्क पर बैठा बहुत परेशान था। उसे एक प्रोजेक्ट पूरा करना था, लेकिन उसका मन बार बार भटक रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। वो उठकर कबीरदा के पास गया और अपनी ये उलझन बताई। कबीरदा ने चाय का घूंट भरते हुए मुस्कुराकर कहा कि जिसे तुम समय की बर्बादी समझ रहे हो, असल में वो प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है। उन्होंने समझाया कि एक कलाकार के लिए फालतू बैठना या किसी ऐसी चीज पर काम करना जो उसके मुख्य काम से अलग हो बहुत जरूरी है। कबीरदा की मेज पर हमेशा 2-3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलते रहते थे। जब वो एक काम से थक जाते तो वो दूसरे पर चले जाते। आर्यन ने भी यही सीखा कि अपने हॉबीज को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उसने फिर से गिटार बजाना शुरू किया और पुराने सिक्कों को इकट्ठा करने का अपना पुराना शौक जिंदा किया। उसे ताज्जुब हुआ कि जब वो गिटार बजाकर वापस अपने लिखने के काम पर आता तो उसके पास नए और ताजा विचार होते थे। उसे एहसास हुआ कि ये साइड प्रोजेक्ट्स असल में उसके मुख्य काम को ऊर्जा दे रहे थे। आर्यन ने अपनी डायरी में एक नया पन्ना बनाया जिसका शीर्षक था द प्रेस फाइल, यानी प्रशंसा की फाइल। कबीरदा ने उसे सिखाया था कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो आपके काम की आलोचना करेंगे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में खुद को टूटने से बचाने के लिए उन लम्हों को संजो कर रखना जरूरी है जब किसी ने आपके काम की सच में तारीफ की हो। आर्यन ने उन सभी अच्छे संदेशों, छोटे छोटे नोट्स और ईमेल्स को प्रिंट करके अपनी डायरी में चिपका लिया जो उसे कभी मिले थे। अब जब भी उसे लगता कि वो किसी काम का नहीं है या उसका काम बेकार है, वो उस प्रेस फाइल को खोलता और उसे पढ़ता। ये कोई अहंकार बढ़ाने का तरीका नहीं था, बल्कि खुद को ये याद दिलाने का तरीका था कि उसका काम किसी न किसी के लिए मायने रखता है। ये एक तरह का क्रिएटिव इंश्योरेंस था जो उसे मुश्किल वक्त में मजबूती देता था। इसी दौरान आर्यन को एक और बात समझ आई कि ज्योग्राफी इज नो लॉन्गर अ मास्टर, यानी अब जगह की पाबंदियां खत्म हो चुकी है। वो एक छोटे से शहर में रहता था और उसे अक्सर लगता था कि अगर वो किसी बड़े शहर जैसे मुंबई या न्यूयॉर्क में होता तो शायद बेहतर काम कर पाता। लेकिन कबीरदा ने उसे अपनी खिड़की के बाहर देखने को कहा। उन्होंने समझाया कि आज के दौर में आप जहां हैं वहीं से पूरी दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं। आर्यन ने अपनी डायरी में उन लोगों की एक लिस्ट बनाई जिनसे वो मिलना चाहता था या जिनके साथ काम करना चाहता था, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हों। उसने महसूस किया कि वो अपने कमरे में बैठकर भी उन महान कलाकारों के साथ एक मानसिक रिश्ता जोड़ सकता है। उसने अपनी दीवारों पर उन शहरों के नक्शे लगा दिए जहां वो कभी गया नहीं था और उन लेखकों की तस्वीरें लगा दी जिनकी बातें उसे प्रेरित करती थी। उसका कमरा अब सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया बन गया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। एक शाम कबीरदा ने आर्यन को एक बहुत ही प्यारा काम दिया। उन्होंने कहा, आज अपने उस गुरु या मेंटोर को एक धन्यवाद पत्र, थैंक यू नोट लिखो जिससे तुम कभी मिले नहीं हो, लेकिन जिसके काम ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। आर्यन ने एक कागज निकाला
और उस फिल्म निर्देशक के नाम एक चिट्ठी लिखी जिसकी फिल्मों ने उसे पहली बार कलाकार बनने का सपना दिखाया था। उसने उस चिट्ठी में अपनी कोई मांग नहीं रखी, बस दिल से शुक्रिया अदा किया। कबीर दा ने बताया कि इस तरह के फैन लेटर्स लिखना असल में खुद को अपनी जड़ों से जोड़ने जैसा है। ये हमें याद दिलाता है कि हम जो भी हैं वो दूसरों की बदौलत है। आर्यन को वो चिट्ठी लिखते हुए एक अजीब सा सुकून मिला। उसे लगा जैसे उसने उस कलाकार को अपना कर्ज चुका दिया हो। आर्यन ने अब अपने लॉगबुक को भी बहुत गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। कबीर दा का मानना था कि अपनी प्रगति को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। आर्यन रोज रात को सोने से पहले अपनी डायरी में लिखता कि आज उसने क्या नया सीखा, किससे बात की और कौन सा छोटा सा कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाया। ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती थी, बस छोटी छोटी बातें, जैसे आज एक अच्छी कॉफी पी, आज एक अजनबी से मुस्कुराकर बात की, या आज डायरी के 2 पन्ने भरे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये छोटे छोटे पल ही जुड़कर एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। उसे अब बड़ी सफलताओं का इंतजार नहीं था, वो हर छोटे दिन की जीत का जश्न मनाने लगा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, आर्यन को लगने लगा कि वो अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसके सोचने का तरीका, उसके काम करने का अंदाज और यहां तक कि उसके चलने फिरने के लहजे में भी एक ठहराव आ गया था। उसे अब इस बात की चिंता नहीं सताती थी कि कल क्या होगा। उसने सीख लिया था कि रचनात्मकता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक मुसाफिर की तरह हर दिन चलते रहने का नाम है। वो अब अपनी उस डायरी के आखिरी पन्नों के करीब पहुंच रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नई और बहुत बड़ी शुरुआत का आगाज है। कबीर दा की दी हुई हर सलाह उसके भीतर एक बीज की तरह पनप रही थी और उसे यकीन था कि जल्द ही ये एक घना पेड़ बनेगी जिसकी छाव में वो सुकून से अपनी कला को और निखार सकेगा। आज जब आर्यन ने अपनी उस नीली डायरी के आखिरी पन्नों को पलटा तो उसे एक अजीब सी भारीपन और राहत दोनों का एहसास हुआ। वो सफेद रेगिस्तान जिससे वो कभी डरता था, अब उसके अपने अनुभवों, चुराए हुए विचारों, स्केच और कतरनों से भरा हुआ एक उपजाऊ मैदान बन चुका था। कबीर दा उसके पास आए और उन्होंने देखा कि डायरी अब फूलकर दोगुनी मोटी हो गई थी, क्योंकि उसमें जगह जगह अखबारों के टुकड़े और पुरानी रसीदें चिपकी थी। कबीर दा ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक भरी हुई डायरी किसी खजाने के नक्शे की तरह होती है, लेकिन असली रोमांच तब शुरू होता है जब आप उस नक्शे से बाहर निकलकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने आर्यन को याद दिलाया कि ये डायरी सिर्फ एक अभ्यास था, एक ट्रेनिंग ग्राउंड जहां उसने अपनी आंखों को देखना और अपने हाथों को बनाना सिखाया। अब समय आ गया था उस सबसे बड़े डर का सामना करने का जिससे हर कलाकार डरता है, अपने काम को दुनिया के सामने लाना या शो योर वर्क। आर्यन ने अपनी डायरी का वो पन्ना खोला जहां उसे अपने लिए रूल्स ऑफ द रोड लिखने थे। उसने लिखा, दिखावा कम करो, काम ज्यादा करो, रोज कुछ न कुछ बनाओ, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों न हो, और सबसे जरूरी बात, कभी भी चोरी करना मत छोड़ो। कबीर दा ने उसे समझाया कि अब उसे उन लोगों को ढूंढना होगा जो उसके जैसे ही पागल हैं, जो उसी की तरह दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उन्होंने कहा कि अपना ट्राइब ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेले सफर करना थका देने वाला होता है। आर्यन ने महसूस किया कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहा था, बल्कि वह उस महान संवाद का हिस्सा बन रहा था जो सदियों से कलाकारों के बीच चला आ रहा है। उसे समझ आया कि कला कोई बंद कमरा नहीं है, बल्कि एक खुली खिड़की है जिससे ताजा हवा आती जाती रहनी चाहिए। उस रात आर्यन ने अपनी डायरी में उन चीजों की लिस्ट बनाई जिन्हें वो गायब, मिसिंग पाता था। उसने सोचा कि दुनिया में ऐसी कौन सी कहानी है जो अभी तक नहीं कही गई, कौन सा ऐसा चित्र है जो उसने अभी तक नहीं देखा। कबीर दा ने उसे सिखाया था कि अगर आप वो चीज नहीं पा रहे जिसे आप देखना चाहते हैं, तो उसे खुद बना ले।
राइट द बुक यू वॉन्ट टू रीड, बिल्ड द थिंग यू वॉन्ट टू यूज। ये बात आर्यन के जहन में घर कर गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी असली ओरिजिनलिटी इसी में छिपी थी कि वो अपनी कमियों और अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करता है। उसने अपनी उस पुरानी घबराहट को अलविदा कह दिया जो उसे हमेशा परफेक्ट होने के लिए मजबूर करती थी। अब उसे पता था कि परफेक्शन एक भ्रम है और असली सुंदरता उन इम्परफेक्शंस में है जिन्हें हम अपनी मेहनत से तराशते हैं। आर्यन ने अपनी डायरी के एक कोने में अपने छोटे सेल्फ के लिए कुछ सलाह लिखी। उसने लिखा कि काश उसे पहले पता होता कि डरना ठीक है और यह भी कि सब कुछ पहले से ही किया जा चुका है, इसलिए बस अपना काम करने पर ध्यान दो। उसने महसूस किया कि वो अब उस 26 साल के लड़के से बहुत अलग था जो खाली स्क्रीन को देखकर रोने लगता था। अब उसके पास एक मोग फाइल थी, एक ऐसी जगह जहां उसने अपने सारे विचार सुरक्षित रखे थे। कबीरदा ने उसे एक आखिरी अभ्यास दिया। आज के दिन का अंत एक ऐसी चीज के साथ करो जो तुमने कभी नहीं की। आर्यन ने अपनी खिड़की के बाहर देखा और पहली बार उस शोर को सुनने की कोशिश की जिसे वो हमेशा नजरअंदाज करता था। उसने उस शोर में एक धुन ढूंढ ली और उसे गुनगुनाने लगा। सुबह की पहली किरण के साथ आर्यन ने अपनी मेज पर एक नई कोरी डायरी रखी। पुरानी डायरी अब उसके शेल्फ पर एक मेडल की तरह सजी थी। उसने महसूस किया कि रचनात्मकता का ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। एक किताब खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है, एक प्रोजेक्ट पूरा होता है तो दूसरा जन्म लेता है। ये एक लूप है जिसमें हम हर बार थोड़ा और बेहतर होते जाते हैं। कबीरदा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि अब तुम एक क्रिएटिव क्लेप्टोमैनियक बन चुके हो और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी इस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाओ। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी नई डायरी का पहला पन्ना खोला और उस पर लिखा, चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। उसे अब मंजिल की कोई जल्दी नहीं थी, वो बस इस रास्ते के हर मोड़ का आनंद लेना चाहता था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आर्यन और कबीरदा की ये बातचीत आपके भीतर की उस दबी हुई रचनात्मकता को जगाने में मदद करेगी। याद रखिए, दुनिया को आपके उन अनोखे विचारों की जरूरत है जिन्हें आप शायद अभी तक मामूली समझकर दबाए बैठे हैं। उठाइए अपनी कलम, अपनी डायरी और आज से ही अपनी दुनिया को नए सिरे से चुराना और बनाना शुरू कीजिए। जिंदगी एक बहुत बड़ा कैनवास है और आप इसके इकलौते चित्रकार हैं। शांत रहिए, सजग रहिए और बस बनाते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए विदा।